और एक ऑपरेशन टीम को उसको रिड्यूस करने के लिए ये डेवऑप्स है जिसके अंदर डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम को कंबाइन करो, कंटिन्यूएशन इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट फेज चलता रहे। चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली डेवऑप्स कहाँ से निकला है ना। आज एक्चुअल आप लोग ऑलरेडी लिनक्स एडमिन हो, है ना, ये बहुत अच्छी बात है ना। डेव अलग है, ऑप्स अलग है, दोनों चीज है ना, है ना, जिसको डेव हम बोलते हैं एंड ऑप्स भी बोलते हैं ना, दोनों अलग अलग चीज है। ऑप्स अलग है, डेव अलग है ना। ऑप्स में हम लोग ऑपरेशन वाले काम करते हैं हम लोग, जो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, प्रोडक्शन वाले टीम बैठते हैं इसमें, प्रॉड वाले, जिसको प्रॉड टीम भी बोलते हैं, देन ऑपरेशन टीम भी बोलते हैं ना। इसमें क्या क्या होता है वो बात की बातें में आगे आता हूँ, 1 by 1 ले रहा था मैं। और डेव में पता है कि यहाँ पे डेवलपर बैठते हैं ना, आई थिंक ऐसा ही है ना डेव टीम में, है ना। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन कि डेवऑप्स निकला कहाँ से है ना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी जो आप सपोज लिनक्स सिस्टम एडमिन है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं। यस सर, हो रही लाइव हो रही है आपकी, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी भी, ठीक है, ओके। आपको पता है कि ऑन प्रेमिसेस में सपोज जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आप एक लिनक्स सिस्टम एडमिन हो, है ना। लिनक्स सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल क्या होता था पहले बताओ। ये प्रोडक्शन टीम में बंदा बैठता था, जो लिनक्स सिस्टम एडमिन होता था वो कहाँ बैठता था, प्रोडक्शन ऑपरेशन वाले में, है ना, जिसको लिनक्स सिस्टम एडमिन बोलते हैं हम लोग, है ना। इसका रोल क्या होता था, प्रोडक्शन में 2 बंदे बैठते थे, पता है ना, कॉन्फ़िगर करना अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एक तो वीएम प्रोविजनिंग टीम होती थी, है ना, प्रॉड टीम में एक तो वीएम प्रोविजनिंग टीम हमारी बैठती थी, है ना। वीएम प्रोविजनिंग टीम बैठती थी, दूसरा क्या, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग टीम। और दोनों बंदे कौन ही बंदे होते थे, लिनक्स सिस्टम एडमिन ही होते थे, पता है आपको ना। दोनों बंदे लिनक्स सिस्टम एडमिन वाले होते थे, है ना। चलो यही लोग होते थे, है ना। लेकिन ये बताओ यहाँ पे मेरा कौन बैठा हो, डेवलपर बैठा हो। डेवलपर को क्या चाहिए, डेवलपर क्या लिखता है, डेवलपर को तो बस कोड लिखना आता है ना, वो तो जानता है नहीं कुछ, है ना। डेवलपर जिसकी कोडिंग करते थे, जिस मशीन पे बैठ के, उनको सिर्फ ओनली फॉर मशीन चाहिए था। किसका मशीन चाहिए, जावा का मशीन चाहिए, है ना। किसका मशीन चाहिए, पीएचपी का मशीन चाहिए, है ना, है ना। और डेवलपर बैठकर क्या करते थे, फिर कोडिंग करते थे, है ना। ऐसी है ना। डेवलपर की प्रोफाइल में ये नहीं होता है, उनको ये नहीं पता है कि वीएम प्रोविजनिंग की प्लानिंग कैसे की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितना रिसोर्स की नीड है, कितना सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, है ना। ना उसके पास ये स्किल होता है कि एप्लीकेशन प्रोविजनिंग कैसे करते, एप्लीकेशन की सर्विस स्टार्ट कैसे करते हैं ना। ये सब चीजें उनके पास पता नहीं होता, है ना, है ना। अब डेव टीम को ना किसी को जावा चाहिए, है ना। बहुत सारे डेवलपर बैठे, 100 डेवलपर बैठे, 100 डेवलपर को जावा की मशीन चाहिए। तो यहाँ से वीएम प्रोविजनिंग का बंदा क्या करता था, वो पहले वीएम की प्लानिंग करता था, इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कितना रिसोर्स, सीपीयू, रैम और स्टोरेज चाहिए। तो वो बंदा पहले क्या करता था, लिनक्स सिस्टम एडमिन में से ही एक बंदा होता था, पहले वो वीएम क्रिएट करता था, है ना, जिसके ऊपर जावा चलानी है, विंडोज या लिनक्स, ज्यादातर तो लिनक्स के करते थे। लिनक्स की मशीन वो रेडी करता था, सेंटोस का ये तो आरसीएल का, है ना, या बनतु, इसके ऊपर क्या करता था, पहले वीएम प्रोविजनिंग करता था, जितना जावा को चलने के लिए जितना रिसोर्स चाहिए, है ना, पूरा वीएम की प्रोविजनिंग करता था। देन उसके बाद ना एप्लीकेशन प्रोविजनिंग का बंदा बाद में क्या करता था, इसके ऊपर क्या करता था, फिर एप्लीकेशन डालता था, एप्लीकेशन की सर्विस स्टार्ट करके देता था। ऐसा ही है ना। या सपोज यहाँ पे वेब सर्वर एडमिन बैठा हुआ है, एचटीटीपीडी सर्वर बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, है ना, है ना। वेब सर्वर एडमिन को बस उस एचटीटीपीडी पे काम करना था, उसको ये नहीं पता होता
कि लिनक्स सर्वर के ऊपर, लिनक्स ओएस के ऊपर कैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल, यम कमांड क्या होता है, सिस्टम सीटीएल कमांड क्या होता है, फायरवॉल में एडिट क्या करता है, फायरवॉल में ऐड कैसे ट्रैफिक करवाते हैं, रूल कैसे लगाते, कुछ नहीं पता होता है उसे, है ना। तो ये सब रोल किसका था? हाँ जी सर। सिस्टम एडमिन का हम लिनक्स तो लिनक्स, तो एक बंदा वीएम की प्रोविजनिंग करता था, मतलब पहले तो प्लानिंग होती, प्लानिंग मतलब क्या था, पहले प्लान होगा कि वो एप्लीकेशन चलाने के लिए कितना रिसोर्स लगेगा, कितना स्टोरेज होगा, स्टोरेज की प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग होती थी। देन उसके ऊपर जाकर फिर एप्लीकेशन प्रोविजनिंग का बंदा क्या करता था, फिर एप्लीकेशन डालता था। फिर वो क्या करता था, अपने साइड से उस एप्लीकेशन को टेस्टिंग करता था, जब मतलब कोई पेज वगैरह को चला के देखता था, जब वो पूरा सर्वर रेडी हो जाता था उसके बाद देन हैंड ओवर कर देता था। ऐसी है ना, है ना। हम ऐसे नहीं देते थे डेवलपर को कि बाद में हाँ कि नहीं, सब अपने इन पे पहले टेस्टिंग वगैरह कर लेते थे। ये बंदे कौन कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑपरेशन वाले जो बंदे होते थे, है ना, वीएम प्रोविजनिंग, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग वाले। लेकिन यहाँ पे जब बात आई ना कि ये सब चीजें हम क्या करते आ रहे थे, मैनुअली कर रहे हैं, है ना। वीएम प्रोविजनिंग कैसा क्या करना, मैनुअली कर रहे हैं ना। अगर 100 जावा डेवलपर बैठे हुए, 100 जावा डेवलपर को 100 वीएम के ऊपर जावा डालनी है, तो एक जावा डालने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो 500 मिनट लग गया ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की तो प्रोविजनिंग तो स्लो हो रही है ना सर। एप्लीकेशन प्रोविजनिंग स्लो होगी तो डेवलपर को लेट मशीन वीएम मिलेंगे जावा का। डेवलपर डेव टीम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है कि प्रोडक्शन वाले बंदे हमें सर्वर डाल के देंगे, सर्वर देंगे, उसके ऊपर एप्लीकेशन देंगे तो मैं काम करूंगा। डेवलपर को लेट मशीन मिलेगा, लेट कोड लिखेंगे, लेट प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। ऐसी है ना। यस यस सिनेरियो समझ में आ रही है सर? आप लोग बातें समझ में लग रही है? यस सर यस सर यस सर यस है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया ना कि ना ये काम करते हैं ना कि ना एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग ऐसे नहीं करते हैं। लिनक्स सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में ना एक प्रोफाइल ऐड ऑन किया गया। पहले उसको ना कमांड लेवल का नॉलेज था जो सीएलआई के थ्रू सब काम कर रहा था, है ना। फिर इसकी प्रोफाइल में एक स्किल और ऐड ऑन किया गया लिनक्स सिस्टम एडमिन के प्रोफाइल में। देखो डेवऑप्स कैसे बना ये पूरा। इसके प्रोफाइल में ना एक ना सेल स्क्रिप्टिंग की भी नॉलेज दिया गया कि अपना तुम मैनुअली ना करो, ऑटोमेशन करो। तुम जरा किस क्या करो, ऑटोमेशन। इसी की प्रोफाइल में एक और ऐड ऑन किया। इसके पास तो लिनक्स की नॉलेज तो थी, कमांड लेवल की, है ना, नॉलेज तो थी। इसमें ने एक और कॉन्सेप्ट लाया गया ऑटोमेशन, जिसको हम सेल स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। एक स्किल और ऐड ऑन किया गया कि आप ना, अगर आपको ऑटोमेशन का, तो आपने अपने प्रोफाइल में सेल स्क्रिप्टिंग यूज ऐड किया था ना। हाँ शेल स्क्रिप्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ना एक प्रोफाइल और ऐड ऑन किया गया कि लिनक्स सिस्टम एडमिन को बोला गया कि यह काम करो, एक स्किल अपने अंदर और लेकर आओ, है ना। क्योंकि एप्लीकेशन के प्रोविजनिंग या किसी सर्वर के ऊपर हमें मल्टीपल फाइल क्रिएट करना है, तो मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है, हमें बहुत टाइम लग रहा है ना। कि अगर मुझे 100 फाइल बनाना है तो मैं मैनुअली टच कमांड करता हूँ और 100 वीएम के ऊपर जाकर मैनुअली 100 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो टाइम लग रही है ना। या तो मैं किसी वीएम के ऊपर जाके मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, 100 फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं 1 by 1 mkdir कमांड चलाता हूँ, वहाँ भी लेट हो रही है ना। तो वहाँ बोला गया कि ऑटोमेशन तुम करो। ऑटोमेशन किससे किया गया? सेल स्क्रिप्टिंग से, बेसिस, है ना। ये प्रोफाइल ऐड ऑन किया गया। लेकिन सेल स्क्रिप्टिंग में भी इशू था, पता है। अचीवमेंट तो हो तो गया था, अचीवमेंट ब्रदर हो गया था, ठीक है, हो रही थी। लेकिन इसका ना एक ड्रॉबैक भी था सेल स्क्रिप्टिंग का। बताओ मैं आगे। ठीक है, क्या था इसका ड्रॉबैक? देखो सेल स्क्रिप्टिंग कौन लिखता था? लिनक्स सिस्टम एडमिन वाले ही बंदे, आपको पता है ना, या नहीं लिखते थे? या अलग से बंदा होता था? वही लिखते हैं ना। देखो सेल स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए ना पहले कमांड लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना उसको पता है कि इसमें यम कमांड से पैकेज इंस्टॉल होता है, टच कमांड से फाइल क्रिएट होता है, mkdir से फोल्डर क्रिएट होता है, सिस्टम सीरियल से सर्विस एप्लीकेशन की स्टार्ट होती है ना। स्क्रिप्ट वही लिख सकता था जिसकी कमांड लेवल की नॉलेज होती थी, है ना। तो वही क्या करता था, एक स्क्रिप्ट राइट करता था। सपोज xyz.sh नाम का एक स्क्रिप्ट लिखता था, ठीक है। सपोज इसके अंदर स्क्रिप्ट में ये डिफाइन कर दिया कि ना
हमें httpd इंस्टॉल करना है जी, yum इंस्टॉल httpd लिख देता था, है ना, इस तरह से। उसके अंदर ये लिख देता था कि बाद में इसकी एप्लीकेशन में सर्विस httpd की भी स्टार्ट हो जाए, तो इसके अंदर ये भी चीज डिफाइन कर दिया। बट ना कमांड का नॉलेज होना चाहिए। अगर जब तक कमांड आपको लिनक्स का नहीं पता ना, स्क्रिप्टिंग नहीं लिख सकते हैं। गॉट इट पॉइंट? ठीक है, इस तरह से। फिर लिनक्स सिस्टम एडमिन बंदा क्या करता था अपनी सर्वर से ना, सपोज 100 VM के ऊपर क्या करना है, मुझे 100 VM के ऊपर मुझे httpd इंस्टॉल करना है ना, तो वो क्या करता था, वहां से बैठ कर ना शेल स्क्रिप्ट को वहां से अपनी सर्वर से एग्जीक्यूट कर देता था। ठीक है सर, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो हम लोग ऑन प्रेमिसेस में करते आ रहे हैं, है ना। आपने डेवऑप्स की थ्योरी बोला, सही है सर। लाइफ साइकिल पहले वाटरफॉल मॉडल था, फिर आपने ये भी पढ़ के ही आया हुआ कि एजाइल मॉडल था, फिर स्क्रम हमने यूज किया, स्प्रिंट बनाते थे, उसके बाद डेवऑप्स आ गया, है ना। ये ऐसी है ना माइंड में सिनेरियो, है ना। वो भी आज की कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे आपके, ठीक है। तो वहां से क्या करता था, सेल स्क्रिप्टिंग को ना वहां से एग्जीक्यूट कर देता था, ठीक है। लेकिन जो सेल स्क्रिप्टिंग का जो वर्किंग वे है ना, वो अगर 100 VM के ऊपर httpd इंस्टॉल करना है, तो वो क्या इंडिविजुअल वर्क करता था। इंडिविजुअल मतलब समझते हो, 1 by 1। पहले 1 VM पे चलेगा, फिर दूसरा VM पे चलेगा। अगर 1 VM पे पैकेज इंस्टॉल करने में टाइम 2 मिनट ले रहा है, तो 100 VM के ऊपर करना है तो ये 200 मिनट टाइम लेगा। क्लियर है? चलो ठीक है, टाइम तक तो थोड़ा सा मैनेज हो जाती है, चलो। लेकिन पता है कि इसमें एक चीज और ये था डिसएडवांटेज कि ना, अगर मेरा स्क्रिप्ट 100 VM के ऊपर ये httpd का पैकेज इंस्टॉल करना है और ये स्क्रिप्ट 5 नोड के ऊपर रुक गया ना अगर स्क्रिप्ट, तो 95 नोड के ऊपर नहीं चलता था। इसका एक शेल स्क्रिप्ट का एक प्रॉब्लम और रहती है समटाइम कि अगर से हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं पे वो ब्रेक कर जाती थी, हाँ। तो वहीं पे आगे की कमांड वो चलेगी नहीं। हाँ, तो वही मैं बताऊँ, हो सकता है, देखो 2 साइड से इशू हो सकता है। हो सकता है कि अगला स्क्रिप्ट जो 6 वाले VM के ऊपर चलने वाला हो सकता है उसमें फिजिकल रिसोर्स, क्योंकि जब एप्लीकेशन चलती है तो फिजिकल रिसोर्स कंज्यूम करती है मशीन से, है ना। CPU रैम वगैरह स्टोरेज लेती है ना। हो सकता है फिजिकल रिसोर्स ना रहा होगा, हो सकता है नहीं इंस्टॉल हुआ हो, और वहां पे वो किल हो जाती है। हाँ, है ना। तो ये भी हो सकता है इशू। हो सकता है कि जो स्क्रिप्ट में आपने जो नेटवर्किंग डिफाइंड किया, हो सकता है उसमें भी कोई मिसिंग हुआ रहा हो सकता है वो VM उस नेटवर्क में रहा ही नहीं होगा जो स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइंड किया है ना। तो इसके साथ ये था, एक तो मैन पावर ज्यादा लग रहा था। स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हें कमांड की नॉलेज चाहिए, एक तो इंडिविजुअल वर्क करता था, टाइम ज्यादा लेता था, ठीक है। तो मतलब कि छोटे मोटे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर 100 VM है या तो 50 VM है, वहां तो सेल स्क्रिप्टिंग चल जा रही थी। लेकिन जब लार्ज ऑफ डेटा सेंटर पे अगर बात ऑटोमेशन की बात आई ना, तो वहां पे ये फेल हो गया। समझ में आई बातें? फिर इसी प्रोफाइल में एक बंदे को और एड ऑन करने के लिए बोला गया। देखते कि जब लिनक्स सिस्टम में काम करते ना, तो उनके इन हाउस में ना जब कोई प्रोजेक्ट आता है ना, उनको इन हाउस से ट्रेनिंग करवाते हैं। तुमने देखा होगा, अगर तुम्हें क्लाउड आया तो क्लाउड की ट्रेनिंग करा देते हैं, ऑटोमेशन आया तो एनसीबल की ट्रेनिंग करवा देते हैं ना। लिनक्स वाले बंदे को प्रोफाइल अपग्रेड करवाया जा रहा है, तुम्हारे अंदर ये टूल्स को अडाउन किया जा रहा है। ऐसे ही होता है ना, जैसे तुम डेवऑप्स बनते हो, तुम पहले क्या हो, अभी करेंटली क्या हो, सिस एडमिन हो, यही हो ना। अब तुम्हें डेवऑप्स बनाया तो पहले से तुम्हारे पास लिनक्स का तो नॉलेज है ही ना, तुम आगे वाला स्किल अपने अंदर क्या कर रहे हो, अडाउन कर रहे हो, बस ऐसी आ रही है ना। फिर इसी प्रोफाइल में बंदे के ना एक ना ऑटोमेशन के लिए हमने एनसीबल यूज करने लगे, अडाउन कर दिया, ठीक है। क्या यूज किया ऑटोमेशन के लिए? एनसीबल में वो एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, आपको पता है, ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। पता है कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल? चलो ठीक है, मैं ना अभी ओवरव्यू दे रहा, मैं 1 बाय जब मॉड्यूल में आऊंगा ना, तो उसमें मैं डीप में बताऊंगा फिर, ठीक है। कैसे वर्क, मैं जस्ट एक ना आपको ना मैं लेआउट दे रहा हूँ कि एक्चुअली ना कितने लोगों को पता नहीं कि डेवऑप्स की प्रोफाइल निकला ही कहां से, ठीक है।
अभी भी कंपनियां, पता है एक्चुअली मेरे से पूछे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कंपनियां बोलती है कि डेवऑप्स इंजीनियर हायरिंग ले रहा हूँ, अभी भी लिनक्स सिस्टम वाला काम नहीं करवा रही है अंदर में, क्योंकि पता है लिनक्स सिस्टम से हायरिंग हो नहीं रही है। मैं बैठता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर से, मुझे पता है। अब बंदा अभी भी बैकएंड में क्या कर रहा है, बीएम क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर ऑटोमेशन कर रहा है, या तो फाइल फोल्डर क्रिएट कर रहा है। ये रियलिटी है। और बताओ, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। हाँ जी, ठीक है। यस सर। तो एनसिबल को लाया गया। एनसिबल इसमें थोड़ा ज्यादा कंपेटेबल था और पावरफुल भी है एनसिबल, है ना। लेकिन एनसिबल का जो वर्किंग वे है, जहाँ पे स्क्रिप्टिंग बोलते हैं ना, इसको यहाँ पे प्लेबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे इस चीज को? प्लेबुक। प्लेबुक। ये बहुत ह्यूमन रीडेबल होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसमें बहुत ह्यूमन रीडेबल होता है ये। उसमें बस हम ये लिखते थे कि नेम, पैकेज का नेम लिखते हैं सिंपल और स्टेट लिखते हैं, बस ये लिखते हैं, बस इतना। और हम लोग क्या करते हैं, एनसिबल मास्टर से हम वहां से प्लेबुक, सपोज 100 बीएम के ऊपर मुझे HTTP करना है, तो हम यहाँ से क्या करते थे, एनसिबल मास्टर से प्लेबुक को पुश कर देते थे। लेकिन जब इसका जो वर्किंग वे था ना, ये पता है पैरेलली काम करता है। पैरेलली मतलब पता है क्या करता है, ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। ये क्या करता था, 100 एट ए टाइम 100 नोड के ऊपर यह प्लेबुक पुश करता था, पता है, एट ए टाइम। समझ में आ रही बात है? ये एट ए टाइम क्या करेगा, 100 नोड के ऊपर ये प्लेबुक क्या करेगा, ये पुश करेगा। तो सुनो कि जहां पे 200 मिनट टाइम लग रहा था, यहाँ 2 मिनट में ही 100 मशीन के ऊपर एप्लीकेशन प्रोविजनिंग हो गया। तो एनसिबल आने से एनसिबल की जो प्रोविजनिंग थी ना, वो फास्ट हो गई हमारी। समझ में आई बात है? या आप लोग को नहीं समझ में आई कौन सी बात है, पहले बताओ। ठीक है। ये पैरेलली वर्क करता है, जो एनसिबल तुम्हारा है ना, पैरेलली एट ए टाइम ये 100 वीएम को पुश करता है। तो यहाँ पे टाइम और ना एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग भी हमारा यहाँ पे फास्ट होने लगा एनसिबल से, ठीक है। मैं एनसिबल में बात करूंगा सर ओपन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या ऑटोमेशन टूल्स या और इसकी आर्किटेक्चर कैसे काम करता है ना, ये एनसिबल एजेंटलेस होता है। मैं एनसिबल की जब स्पेसिफिक मॉड्यूल जब आऊंगा ना, फिर मैं उसको बताऊंगा। बस मैं एक बार ना लेआउट जो प्रोफाइल है ना, ये कैसे निकला उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सिर्फ, ठीक है। फिर मैं डेवऑप्स पे आता हूँ। चलो ठीक है। अब तक तो अभी तक हमने क्या कर रहा था कि हम वीएम क्रिएट करते थे। वीएम हमने ऑन प्रेमिसेस में हमारा जो भी आप वीएम बना रहे हो, या तो वर्चुअलाइजेशन की यूज कर रहे हो, है ना। हम क्या करते थे, वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हुए अपने हाइपरवाइजर का नाम सुना होगा, है ना, या बेर मेटल, है ना। उसके ऊपर हमने क्या करते थे, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे, उसके ऊपर एप्लीकेशन डाल देते थे, है ना। लेकिन अब है ना, हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट ना करके हम इंस्टांस कहाँ से ले रहे हैं, हम क्लाउड का प्लेटफॉर्म यूज करने लगे हैं। अब क्या आ गया कि वर्चुअल मशीन क्रिएट अपनी ऑन प्रेमिसेस में मत करो, है ना। इतनी बड़ी टीम मत रखो, वर्चुअलाइजेशन टीम मत रखो यहाँ पे ना, क्योंकि जहां पे जिस हार्डवेयर के ऊपर तुम्हारे वर्चुअलाइजेशन की हो, उसको हमें कूलिंग, मेंटेनेंस, है ना, वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर, एडमिन, है ना, सब आपको हायर करने पड़ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं आपको मैन पावर, कॉस्ट सब कुछ लग रहा है ना। फिर उन्होंने क्या किया, ये काम करते हैं कि मुझे वीएम ही चाहिए ना, एक काम करते हैं, क्लाउड का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करें हम, है ना। हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड से वीएम ले लेते हैं, वीएम ही चाहिए, क्लाउड से ले लेते हैं। तो उन्होंने कहाँ पे मूव कर गए, फिर पता कि क्लाउड पे मूव कर गया। क्लाउड मतलब कोई भी नहीं, क्लाउड प्रोवाइडर की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली एडब्ल्यूएस की बात है। फिर वो क्लाउड पे आ गया। पहले आप ऑन प्रेमिसेस वर्चुअल मशीन के अंदर जब वीएम क्रिएट करते थे ना, अब वो सीधे कहाँ पे आ गया, क्लाउड पे। क्लाउड पे आने से क्या फायदा हुआ, आप लोग बताएंगे क्या फायदा हुआ उनको? रिड्यूस कॉस्ट। हाँ, मतलब कि इनको क्या है कि जो पहले ऑन प्रेमिसेस में वर्चुअल मशीन के मेंटेनेंस, कूलिंग वगैरह जो भी चीजें मैनेज करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ रहा है ना। जब भी हम एडब्ल्यूएस के ऊपर जब इंस्टांस हम क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके डेटा सेंटर के अंदर किसी न किसी हाइपरवाइजर पे वहां भी क्रिएट होता है, लेकिन वो चीजों को खुद मैनेज कर रहे हैं, है ना। वो हमारी अब हेडक नहीं रही,
सर हाइपरवाइजर वो कोई टूल है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का? नहीं, वर्चुअलाइजेशन बहुत सारे वेंडर है मार्केट में, जैसे VMware का वर्चुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं, Oracle का यूज कर सकते हैं, विंडोज का यूज कर सकते हैं, रेड हैट का बहुत सारे हैं। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है तुम्हारा, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें, कंटेनर वाले में एक्सप्लेन करूंगा उसमें। एक ऐसी टेक्निक तुम्हारे ना जो फिजिकल रिसोर्स है ना, उस चीज को हम क्या कर देते हैं वर्चुअलाइज। वर्चुअलाइज क्या क्या होता है, तुम्हारे नीक कार्ड वर्चुअलाइज हो जाता है, तुम्हारा स्टोरेज हो जाता है, रैम हो जाता है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होता है, एक तुम्हारा OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन होता है। जो कंपनी में होता है ना वो बेयर मेटल हम लोग यूज करते हैं, हाइपरवाइज जिसको EXSI सर्वर बोलते हैं। हाँ बोलो। OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन से क्या मतलब सर? OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में ऐसा होता है कि पहले तुम्हारा हार्डवेयर होता है, फिर OS होता है, फिर वर्चुअलाइजेशन कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे VMware का डाल दिया है ना, वो OS बेस्ड वर्चुअल। हाँ जी, उसमें ओएस से डाल दिया। जैसे मैं तुझे बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जैसे KVM इधर से, जैसे मेरा ये विंडोज है ना, एक तो मेरा हार्डवेयर के ऊपर ही विंडोज डाला हुआ हूँ ना, और देखो ये मैंने वर्चुअलाइजेशन में VMware का यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने क्या बना रखा है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है, मतलब जो भी मुझे चाहिए। देखो इसके अंदर ये तुम्हारा OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल है, दिख रही है? ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है ना कि तुम्हारा OS नहीं आता, मैंने सीधे हार्डवेयर लेते, हार्डवेयर के सीधे EXSI सर्वर डाल देते, उसमें OS लेयर नहीं रहता। तो वो भी तो सर एक टाइप से एप्लीकेशन कहेंगे या OS कहेंगे उसको? ये सब नहीं, वहां पे होस्ट ही बोले उसको, एक तरह से OS ही बोल दो, लेकिन OS ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है ना, वो तो है ना। OS अलग होता है सर। OS देखो, OS क्या है, तुम्हारे विंडोज OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हार्डवेयर है, 3 लेयर है यहाँ पे। इस वाले में क्या है, 3 लेयर है। अभी मैं वर्चुअलाइजेशन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ तो फिर टॉपिक अलग ही चले जाएंगे, है ना, फिर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, फिर टाइम में डिस्कशन में ही, है ना। चलो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर है, पहला हार्डवेयर जो मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर है, वर्क स्टेशन है, इसके ऊपर हमारा OS आ रही है, फिर हम यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का VMware वाले का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करते हैं, सीधे मेरा हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट हम सीधे EXSI डालते हैं। अच्छा, उसमें OS कोई नहीं डालते, विंडोज लिनक्स कुछ नहीं डालते, कोई OS का नहीं आता है लेयर। समझ में आई बातें? फिर उसके ऊपर डायरेक्ट हम EXSI के ऊपर डायरेक्ट हम फिर गेस्ट मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं डायरेक्ट। तो तुमने, अरे लिनक्स एडमिन तुम्हें तो पता होगा ना, अगर तुमने जैसे हम KVM यूज करते थे, जैसे रेड हैट का ना, इनका क्या है, KVM है। एग्जैक्टली सर, है ना, कर्नल वर्चुअल मशीन है, हम लोग रेड हैट वाले ये यूज करते हैं, इनका वर्चुअलाइजेशन ये बोलते हैं। जैसे इनका Oracle बॉक्स का रॉकर वर्चुअल है, बहुत सारे वेंडर है मार्केट में जो वर्चुअलाइजेशन थे, बहुत एक वेंडर थोड़ी, बहुत सारे वेंडर है। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया सर। एक्चुअली उसको OS लेवल वर्चुअलाइजेशन बोलते नहीं है, वो KVM बेस्ड होता है शायद। KVM बेस्ड बोलते हैं उसे। लेकिन KVM बेस में क्या होता है ना, KVM बेस में भी क्या होता है, पहले हार्डवेयर होती है, फिर लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर KVM करते हैं, फिर वो कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन हो गया ना। ठीक है। और इसमें कर्नल नहीं होता है। किस में? ये सेक्शन बैकएंड आर्किटेक्चर में बताऊंगा, उसमें भी होता है। ठीक है, ठीक है जी। अभी ना बहुत चीजें है ना कि तुमने पढ़ा होगा, अच्छी बात है। मैं ऑलरेडी पता कि रेड में मैंने टोटल 5 सर्टिफिकेशन खुद कर रखा है। ठीक है, RSCSA, RSC, Ansible, तुम्हारा ओपनशिप। ठीक है, तो मैं भी रेड की प्रोडक्ट में नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओपन स्टैक पे जो 5G हो रहा है उसके ऊपर मैं काम किया हूँ, पूरा करता हूँ। तो पार्ट अभी मत ले जाओ, अभी अलग ही हो जाएंगे तुम्हारे टॉपिक भी। डिस्कशन करोगे ना फिर तो मैं 3 घंटे भी बोलोगे, फिर टॉपिक तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा अभी। वो तो सब थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना। चलिए अभी हम डेवऑप्स की बातें करें, अभी हम डेवऑप्स की करें, फिर एक्स्ट्रा करेंगे टाइम में। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि ना हम भी क्लाउड पे आ गए। हम क्या बोलते हैं, करने लगे कि ना वर्चुअलाइजेशन की हटाओ यहाँ से, है ना। हम क्या करते हैं, अभी भी एप्लीकेशन अभी भी मुझे एप्लीकेशन जावा ही प्रोविजनिंग करनी है। हमने क्या किया, एक इंस्टांस वहां से ले लो, क्लाउड से इंस्टांस ले लो, उसके ऊपर जावा डाल दो। वो भी बंदे कौन ही कर रहे हैं अभी ये काम, लिनक्स वाले ही बंदे कर रहे हैं। क्योंकि लिनक्स की प्रोफाइल में क्लाउड डाला गया कि ना एक काम करो, तुम्हारा VM प्रोविजनिंग ना, अब तुम्हें वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं करना, मैं यहाँ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें VM क्या करना है, वहां से लेना है इंस्टांस। यहाँ पे VM बोलते हैं, वहां पे इंस्टीट्यूट इंस्टांस बोलते, तुम्हें इंस्टांस लिनक्स का इंस्टांस वहां से लेना है और उसके ऊपर एप्लीकेशन डालनी है।
समझ मैं आप लोग की लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं चीजें, नहीं समझ मिलेगी। एक बार सर फिर से बता दीजिए। देखो अब तक वीएम की प्रोविजनिंग कैसे कर रहे थे, या तो वीएम या तो किसी डेडिकेटेड हार्डवेयर के ऊपर बना रहे थे, है ना, या तो हम किसी वर्चुअलाइजेशन की यूज कर रहे थे, है ना। ये काम लिनक्स एडमिन वाला वीएम प्रोविजनिंग का बंदा कर रहा था, है ना। अब इसी के बंदे को बोला गया कि आपने मैं वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, आप वीएम यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वीएम के ऊपर मत क्रिएट करो, वर्चुअलाइजेशन यूज कॉन्सेप्ट यूज नहीं करो। मतलब कॉन्सेप्ट अब ऐसा आ गया कि वर्चुअलाइजेशन से हम लोग क्लाउड पे आ गए। हम क्लाउड मतलब कि अब ना जो वीएम की प्रोविजनिंग होगी ना अब क्लाउड पे होगी, और एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में क्लाउड डाला गया। जैसे वीएम प्रोविजनिंग बंदा भी यहाँ क्या करता था, अपने क्या कर रहा था, वीएम क्रिएट कर रहा था अपनी ऑन प्रेमिसेस में बैठकर डब्बा। पहले क्या करता था, ये डब्बा क्रिएट करता था, ये डब्बा जहां भी वर्चुअल किसी बेयर मेटल के ऊपर चल रहा या डब्बा किसी डेडिकेटेड हार्डवेयर के ऊपर, है ना, पहले वो वीएम क्रिएट करता था, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन डालता था, है ना। अब उसे बोला गया कि ये काम करो ना वीएम, अब ये कॉन्सेप्ट को हटाओ, मेरे जो तुम्हें वीएम लेना है ना आप सीधे क्लाउड से वीएम लो और उसके ऊपर एप्लीकेशन डाल के दो और हैंड ओवर करो। फिर तब लिनक्स की बंदे के ना उन्होंने क्लाउड लर्न करना स्टार्ट कर दिया, फिर उनकी भी ये चीज डालेगी। तो देखो दोनों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी वही है, वो ऑन प्रेमिसेस में बैठ कर भी वीएम के अंदर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वीएम प्रोविजनिंग कर रहे हैं, और लिनक्स वाला बंदा वो यहाँ भी आकर वही चीजें कर रहा है। जॉब रोल तुम्हारा वही है, बस जो तुम्हारा वे है ना वो वे चेंज हो गया, तुम्हारे वीएम प्रोविजनिंग का वे चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, काम तुम आज भी वही कर रहे हो। क्यों कहा जाता है कि जब क्लाउड के लिए इंजीनियर की हायरिंग बोलता है लिनक्स चाहिए, क्योंकि तुझे जब क्लाउड के इंजीनियर की हायरिंग करते हैं तो वो थोड़ी बोल दे तुम्हें सिर्फ इंस्टांस लॉन्च के लिए रखेंगे, तुम्हें आईएस के लिए तो वीएम क्रिएट करवाएंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर एप्लीकेशन भी तो डलाएंगे। क्यों बोलते हैं कि तुम्हें लिनक्स भी आनी चाहिए, बोलते हैं ना या नहीं बोलते हैं। तुम जाओ बिना क्लाउड के बोलो लिनक्स ने फाड़ के फेंक देंगे सीवी, भले कितना सर्टिफाइड क्यों ना हो। डब्बा तो 10 क्लास का बच्चा भी क्रिएट कर देगा, समझ में ही बात है, 10 क्लास का बच्चा भी कर देगा ना सर, तुम्हें भी पता है जीवाई इंटरफेस है ना। तो यहाँ पे क्लाउड लेने के लिए वीएम के लिए ना हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने लगे, क्लाउड यूज करने लगे। जब जैसे क्लाउड पे आए ना तो फिर ये काम कर रहा है ना, ये काम करो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि EC2 इंस्टांस के ऊपर एप्लीकेशन डाल रहे हो, कहीं ना कहीं हमें वीएम प्रोविजनिंग टीम भी रखनी पड़ रही है, मतलब इंस्टांस की प्रोविजनिंग टीम भी रखनी पड़ रही है, इंस्टांस की हमें कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है ना। उसके ऊपर हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग टीम अभी भी रखा है हमने, इंस्टांस प्रोविजनिंग टीम अलग रखा है, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग टीम अलग, अभी भी कॉस्ट लग रही है कहीं। मुझे सिर्फ प्लेटफॉर्म मिल गया वहां पे, है ना, समझ में आ रही बात है। लेकिन उन्होंने कहा एक काम करो ना, तुम कंटेनर ले गए, वो उन्हीं के प्रोवाइड में डॉकर डाल दिया गया, उन्होंने कंटेनर कॉन्सेप्ट यूज किया गया। उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक EC2 इंस्टांस लिनक्स का लो, ये OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कंटेनर कॉन्सेप्ट है ना, जो OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये काम करो, EC2 लो लिनक्स का, यहाँ पे आप EC2 ले लिनक्स का, सेंटोस या जो भी XYZ आपको लेना है, और इसके ऊपर ना डॉकर डालें आप, फिर ना आप कंटेनर क्रिएट करें, और अब क्या करें, यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करें, कंटेनर के अंदर आप एप्लीकेशन डालें। डॉकर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, डॉकर क्या है? मैं बताऊंगा, डॉकर तुम्हारे कंटेनर क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे तुम यहाँ पे वीएम क्रिएट कर रहे हो ना, जैसे इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो ना, आप इस टर्म में समझ लो कंटेनर, बस अभी लेमन लैंग्वेज में, अच्छा जी, बस इतना चीज। अभी इंस्टांस को कंटेनर में डाल दिया नहीं, इंस्टांस के ऊपर हमने डॉकर डाला, कंटेनर अलग वर्ड है, कंटेनर अलग वर्ड है। जैसे तुम यहाँ पे वीएम क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पे कंटेनर क्रिएट करना, किस चीज का कंटेनर क्रिएट करो, ubuntu का कंटेनर क्रिएट करो, सेंटोस का कंटेनर क्रिएट करो। अब समझ में आई बात है। कंटेनर चीज अलग है, डॉकर तुम्हारा एक कम्युनिटी है, डॉकर तुम्हारा क्या है, कम्युनिटी है, ठीक है, जो कंटेनर की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कंटेनर का मतलब पता है, क्वेश्चन कौन कर रहे हैं पहले मुझे रिप्लाई अभी करे, क्या क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे अभी?
क्या ना अभी सर ये कंटेनर पूछ रहा था। अच्छा हाँ, इधर आओ मेरी बात सुनो। जैसे यहाँ पे तुम वीएम क्रिएट कर रहे थे ना, हाँ जी। वीएम के अंदर क्रिएट कर तब वीएम लिनक्स का वीएम क्रिएट करते थे या विंडोज का वीएम क्रिएट करते थे या तो ubuntu या CentOS का ना, तो यहाँ भी कंटेनर क्रिएट करते हैं कि ubuntu का कंटेनर क्रिएट करना है, CentOS का कंटेनर क्रिएट करना है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। कंटेनर और कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन डालते हैं फिर। अब मतलब ऐसा क्यों करते हैं, कुछ कॉस्ट वॉस्ट? अरे बहुत कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, वही बताऊंगा, वॉइस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मैं बताऊंगा। वेट करो भी चीजों का भी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अच्छा। अगर तुम ज्यादा चीजें पूछोगे ना, मैं ऊपर पर टॉप की चीजें बता दूं, मैं डीप ले बाय ले नहीं आऊंगा ना, फिर तुम्हें पता ही नहीं, मजे नहीं आएगा समझने में। मुझे पता है कि आप लोग सिस्टम एडमिन हो, है ना, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी रोल आके ना फिर भी वही चीज काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम ubuntu का कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। कंटेनर ना बोल के यहाँ पे तुम यहाँ पे ऐसे कंटेनर बोलते, समझ लो कि एक वीएम है ये, और इसके ऊपर हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि जैसे ubuntu का कंटेनर क्रिएट करना है, ये भी मैन्युअली कर रहे हैं। CentOS का ये मुझे 100 कंटेनर क्रिएट करना है ubuntu का, तो यहाँ भी मैन्युअली होगा ना, है ना। तो यहाँ भी टाइम लगेगा, कंटेनर क्रिएट करने में टाइम लगेगा। अगर 100 ubuntu का कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, उसको वीएम ही वो समझो, अभी ऐसा ही है, ठीक है। अगर 100 अभी कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें मैनुअली तो कमांड तो मैनुअली टाइम तो लगेगा, यहाँ भी लगेगा ना। तो उन्होंने क्या किया गया कि ना एनसिबल को इंटीग्रेट करो यहाँ पे डॉकर के साथ। अगर 100 कंटेनर क्रिएट करना है ना, एक प्ले बुक लिखो, 100 कंटेनर रेडी ubuntu या CentOS का। मतलब ऑटोमेशन के लिए हम एनसिबल यूज करेंगे। हाँ, डॉकर के साथ इंटीग्रेट। देखो मैं एक टूल्स एक दूसरे टूल्स कैसे इंटीग्रेट, अब मैं अटैच इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर पिक्चर में लाया गया कि मैनुअली कंटेनर ना क्रिएट करो। आप ये काम कर लो, आप एक प्ले बुक लिखो, उसमें डिफाइन कर दो कितना ubuntu का कंटेनर चाहिए, कितना CentOS का कंटेनर, मतलब कितना वीएम चाहिए, ubuntu का कितना वीएम चाहिए अपनी लैंग्वेज में भी ऐसा समझो, बाद में आना डॉकर पे, कितना CentOS का मशीन चाहिए, है ना। अब बता दो। आपका कहने का मतलब ये सर, एनसिबल की हमारा इंस्टेंस अलग होगा, डॉकर का इंस्टेंस अलग होगा हमारा। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ सर कि जब हम ये सब चीज हाँ सेटअप करेंगे, सब स्पेसिफिक मशीन होगा। एनसिबल का मशीन अलग, देखो या तो अभी एक ही मशीन के ऊपर सब डाल दे, डॉकर भी डाल दे, एनसिबल डाल दे, सब कुछ करे, लेकिन स्पेसिफिक सर्वर सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे। एनसिबल के लिए अलग से कर रहे हैं, डॉकर के लिए अलग से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा कौन कर रहा होगा, अब आगे चल के पता, डेवॉप्स वाला बंदा ये सब पे काम कर रहा होगा। देखो वही बंदा सब कुछ कर रहा होगा। देखो डेवॉप्स में ना एक्चुअली क्या है ना, डेवलपमेंट वाला पार्ट अलग होता है और प्रोविजनिंग वाला पार्ट तुम्हारा अलग होता है, ऑपरेशन वाला पार्ट अलग होता है। तुम्हारा यहाँ डेवॉप्स में कोडिंग वगैरह करना नहीं है, ठीक है। मशीन प्रोविजनिंग करना है, मशीन प्रोविजनिंग करना है। डेवलपर ने कोड दिया, कोड को तुम्हें प्रोडक्शन पे लाइव करवानी है, डिप्लॉय करना है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स की मदद होती है सर। तभी मैंने पता क्यों ले 1 by 1 बता रहा हूँ मैं चीजों को, ठीक है जी। तो यहाँ ना डॉकर के साथ ना मैं एक एनसिबल फीड कर दिया कि ये काम करे, कि ये काम ना मैनुअली कंटेनर ना करे, मैनुअली कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन ना डाले, यहाँ पे एनसिबल से अब करें हम सब। और कंटेनर के अंदर अगर 100 कंटेनर है, 100 कंटेनर के ऊपर आपको फाइल क्रिएट करना, मैनुअली ना करे, प्ले बुक लिखे 100 कंटेनर के ऊपर फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है सर, वो बन जाएंगे सारी, जैसे वो स्क्रिप्ट ना। और जैसे तुमने सर्वर के ऊपर ऑटोमेशन कर रहे थे ना, सेम जस्ट लाइक यहाँ पे। अब ठीक है सर, आगे चलो। समझते हो, देर में समझते हो। बात ये ऐसी नहीं, बात दिक्कत पता है क्या तुम्हारे साथ थोड़ा सा, कि तुमने एक स्पेसिफिक जो टूल्स के ऊपर रोल्स तुमने काम किया है ना। जी जी। इतने टूल्स को लेकर आइडिया है नहीं कि कौन सा टूल्स कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, कौन सा टूल्स का क्या रोल होता है ना। जी जी। इससे तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है ना समझने में, है ना। जी। तभी मैंने तुमसे क्या बोला कि जब हम कंपनी में काम करते हैं ना तो स्पेसिफिक जॉब रोल्स होता है, इतने सारे मल्टीपल नॉलेज नहीं होते। लेकिन डेवॉप्स इंजीनियर जो होता है ना, उसको लिनक्स भी आता है, उसको एनसिबल भी आता है, उसको क्लाउड भी आता है, उसको डॉकर भी आता है। जी।
समझ में आई बातें? फिर कंटेनर को मैनेज करने के लिए एक टूल्स और यूज किया गया, कुबरनेटिस। पता? कंटेनर को मैनेज करने का ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। इसी तरह से इसको यूज में, क्या नाम बोला सर आपने इसका? कुबरनेटिस। नहीं, अभी एक वर्ड और यूज किया था सर अभी, मैनेज करने के लिए। ऑर्केस्ट्रेशन टूल, ऑर्केस्ट्रेशन। ओके, ये इसका मतलब क्या है सर? मतलब अब देखो, जिस ओएस के ऊपर कंटेनर चला, इतनी कंटेनर को मैनेज भी तो चाहिए ना। जैसे डॉकर का इनका मैनेज करने की इनकी खुद की एक सर्विस होती है, डॉकर सर्व। और कुबरनेटिस एक अलग तरह से है, इनकी अलग कम्युनिटी का है, ओपन सोर्स ही है, जहाँ पे हम कंटेनर को मैनेज करते हैं पूरा। अगर हजार कंटेनर चल रहा है, कंटेनर जिस ओएस के ऊपर चल रहा है, अगर सपोज एक होस्ट ओएस है ना, EC2 इंस्टांस है, इसके ऊपर डॉकर डाला, इसके ऊपर कंटेनर चल रहा है। अगर ये इंस्टांस अगर तुम्हारा डाउन हो गया या तो तुम्हारा ये क्रैश हो गया, तो बाकी तो कंटेनर के ऊपर जो एप्लीकेशन डाल रहा है वो क्या, वो तो गया, डाउन हो जाएगी, सब डाउन हो जाएगी ना। डॉकर में भी कंटेनर रन होता है, कुबरनेटिस में भी कंटेनर रन होता है। मेरी बात सुनो, डॉकर एक कम्युनिटी है। अब ऐसे बट बोलो, डॉकर तुम बोलोगे ना, कोई पकड़ लेगा इंटरव्यू बंदा की रट गया है। डॉकर कंटेनर की सर्विस देता है। अच्छा, जैसे रेड हैट तुम्हारा आर्चियल लिनक्स की मशीन देता है ना, तो रेड को क्या बोलोगे? रेड एक कंपनी है, कम्युनिटी है जो तुम्हारे लिनक्स की सर्वर प्रोवाइड करवाती है। डॉकर भी कंपनी है, कम्युनिटी है वो जो तुम्हें कंटेनर की सर्विस देती है। जैसे VMware कंपनी है जो वर्चुअलाइजेशन की तुम्हें सर्विस देती है। समझ में आई बात है? तो डॉकर में कंटेनर तो रन होता है ना सर? हमारा कहने का मतलब ये है। नहीं, डॉकर इस ढंग से, डॉकर आपकी एक कंपनी है, आप कंपनी समझ लो, डॉकर एक कंपनी है जो आपको कंटेनर प्रोवाइड करवा रही है कंटेनर से। लेकिन कंटेनर कैसे क्रिएट होगा? उसके लिए कोई एप्लीकेशन तो होगा। जैसे एनसिबल से ऑटोमेशन करेंगे तो एनसिबल का वो टूल्स तो डालना पड़ेगा ना, तब तो हम ऑटोमेशन कर पाएंगे ना। बिल्कुल। सेम जस्ट लाइक, समझ गया? समझ गया। और फिर इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे जो कंटेनर हो जाएंगे, इसको डॉकर स्वार्म होता है, आप अभी बोल रहे थे, या फिर कुबरनेटिस बेस्ट है। ठीक है, मैं आऊंगा, ठीक है आगे। इसी तरह से ना फिर ना यहाँ पे ना इसके प्रोफाइल में जेनकिंस डाल दिया गया, CI/CD है ना। जेनकिंस क्या है सर? ये तुम्हारे मैं बताता हूँ जेनकिंस, अभी मैं डाल दूंगा ना, ये फिर और बाउंस कर जाएंगे। नहीं करेंगे सर ऐसा। चलो कोई बात है, अरे सर ये तो सीखने के लिए आए ना। एक सिंपल डेफिनेशन है जेनकिंस, मैं बताऊं? हाँ बताओ। बहुत सिंपल, बहुत एक सिंपल सा लॉजिक लेके जो एक डेफिनेशन देता है बहुत रियल टाइम के अंदर। जेनकिंस हमारा बेसिकली ऑटोमेशन जो प्रोसेस जितना चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए, जैसे हम लोग किचन के अंदर घुसते हैं, पाइपलाइन किचन के अंदर जैसे हमारा बर्तन का रैक होता है, बर्तन के रैक के अंदर होता क्या है, हमारा हर एक सेक्शन होता है, हर प्री डिफाइंड के प्लेट्स को रखने का सेक्शन अलग है, बाउल्स को रखने का, कटोरियों को रखने का अलग है, स्पून्स को रखने का अलग है, ग्लासेस को रखने का अलग है। तो हर जगह पे सबका अपना अपना सेक्शन है रखने का और मैनेज करने का। और हमें और एक ही जगह पे जाके हम सारे के सारे बर्तन जो अपने मैनेज कर पा रहे हैं और भागना नहीं पड़ रहा हमें यहाँ वहां की उस ढूंढने के लिए कि ये चीज यहाँ पड़ी है। तो जेनकिंस भी मेरा यही है कि जो ऑटोमेशन के हमारे यहाँ वर्जनिंग कंट्रोल करनी है, बिल्ड करना है हमें प्रोडक्ट। ये मैं डेवॉप्स वाले में आर्किटेक्चर में बात करेंगे है ना, कि इसका रोल पूरा कैसे काम करता है। क्योंकि जो डेवलपर होता है ना, वो कोड को कहाँ करता है, कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होता है, वहां पे वो क्या करता है, कोड लिख के ना पुश करता है ना। एग्जैक्टली। तो जेनकिंस में भी तुम्हें चीजों को बिल्ड करते हैं है ना, जेनकिंस के थ्रू। जैसे गिट लैब भी होता है, मैं आगे आऊंगा उस पर, ठीक है। कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी है ना, मैं आऊंगा पूरा आर्किटेक्चर बताऊं, पाइपलाइन बताऊं, उसमें आर्किटेक्चर में तुम्हें टूल्स पता लगेगा, कौन सा टूल्स कहाँ पे आएंगे, उसमें क्लियर होगा। यहाँ पे गिट यूज करते हैं और गिटहब यूज करते हैं, रिपोजिटरी के लिए यूज करते हैं है ना, जहाँ डेवलपर बैठ कर कोड को वो पुश करता है ना। फिर इसी तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग नागियोस यूज करने लगे। फिर यहाँ पे टेराफॉर्म भी यूज करने लगे। टेराफॉर्म क्यों यूज करते हैं पता है? टेराफॉर्म जैसे आप ना अब 100 इंस्टांस क्रिएट करना है, अब 100 इंस्टांस तो मैनुअली नहीं करोगे ना, तो वहाँ टेराफॉर्म क्लाउड के ऑटोमेशन के लिए समझ जाओगे कि टेराफॉर्म है, बस सिंपल लैंग्वेज में। सर ये तो अभी आप एनसिबल भी कह रहे थे, उससे भी ऑटोमेशन हो जाता है। देखो डिफरेंस क्या है? एनसिबल को जो बनाया गया था ना,
इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल इसको बनाया गया था। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल के एनसिबल को ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं बनाया गया था। मतलब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का मतलब क्या आता है, ओएस लेयर पे होने वाली चेंजिंग। क्या चेंजिंग होगा कि यूजर क्रिएट कर देना, फाइल फोल्डर क्रिएट कर देना, एप्लीकेशन प्रोविजन कर देना, इसके लिए बनाया गया था। कि बाद में बहुत सारे वेंडर ने क्या किया कि एनसिबल के थ्रू ना, कि बाद में आया कि एनसिबल से भी हम इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं, एनसिबल से भी हम वीएम क्रिएट कर सकते हैं, एनसिबल से भी हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली उसमें जो बनाया गया जो पर्पस था ना, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। समझ में आई बातें? ओके। लेकिन सर डिफरेंस क्या, वो जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है टेराफॉर्म के अंदर एनसिबल में डिफरेंस? देखो, टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का मतलब क्या है कि यहाँ टेराफॉर्म को जो है ना, ये मल्टीपल वेंडर को, तुम्हें पूरे ऑल वेंडर को सपोर्ट करता है, जितने भी हैं, AWS, GCP, एजोर, जितना XYZ है, डॉकर, कुबरनेटिस, VMware, ऑल को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टेराफॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। आपका कहने का मतलब इंफ्रा बनाना, जैसे मशीन क्रिएट करना, हाँ, VPC क्रिएट करना है ना, नेट क्रिएट करना है, वो करना है ना, वो चीजें हम टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। बट ओएस नहीं, हाँ, ओएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनसिबल यूज करते हैं। लेकिन ये काम ना पहले क्या करते, जब टेराफॉर्म मार्केट में नहीं था ना, तो एनसिबल से भी ये काम हम करने लगे थे। ठीक है, उसमें सपोर्टेबल है, उन्होंने बहुत सारे एपीआई लिखा गया, वो भी हम करने लगे थे। बहुत सारे वेंडर ने एपीआई लिख के दिया। एनसिबल जो एनसिबल है यार तुम्हारा, वो भी किनका है, रेड हैट का ही है ना। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी एपीआई बनाई, एडब्ल्यूएस को लेकर एपीआई बनाई, एजोर को एपीआई बनाई, बाद में उनको भी यूज करने लगे हैं। एनसिबल को नेटवर्क इंजीनियर भी यूज करते हैं, जहाँ पे बैठ के नेटवर्क इंजीनियर फायरवॉल स्विच कॉन्फ़िगर करते थे ना, वो भी उस चीज को यूज करने लगे, एनसिबल से सब कुछ कॉन्फ़िगर करने लगे। एनसिबल मतलब ऐसा है ना कि एनसिबल क्या हो गया, तो फिट हो गया था। एक तो सिस्टम एडमिन को भी हेल्प करने लगा था, नेटवर्क इंजीनियर को भी हेल्प होने लगा था, क्लाउड वाले को भी हेल्प होने लगा था, सब जगह फिट हो गई थी एनसिबल। इसलिए एनसिबल पॉपुलर है, पता तुम्हें? समझ में आई बातें? तो आप ऐसा समझिए, जो हम क्लाउड पे जो भी देखो, क्लाउड में होता है, एक तो मैनुअली हम इंस्टांस क्रिएट करें, एक इंस्टांस, 2 इंस्टांस, या VPC क्रिएट मैनुअली करें। अब जहाँ पे 100 ऑफ इंस्टांस बनाने, वहाँ पे फिर हम टेराफॉर्म करते, या मुझे VPC बनानी है ना, तो वो लिखते हैं, या तो मैं एक बार मैंने कोड लिख दिया, उसी के अंदर VPC, पहले इंस्टांस किसी न किसी VPC के अंदर ही क्रिएट होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होते हैं पहले। तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया, VPC का कोड लिख दिया, उसके अंदर जो भी नेटवर्क डिजाइन करना सब कुछ लिख दिया और चला दिया। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो अगर ये जो प्रोफाइल है ना, ये प्रोफाइल तुम्हारा यहाँ से निकला, लिनक्स सिस्टम एडमिन से तुम्हारा प्रॉपर डेवऑप्स का निकला है प्रॉपर। नेगो से पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करते हैं, है ना। तो ये प्रोफाइल तुम्हारे यहाँ से निकल के आया, पता है? नेगो से और ना एक ना और ना गरफाना करके भी है, हम आई थी उससे भी करते हैं, उससे भी हम करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। नहीं सर, है तो सही। मैं कहना मतलब जैसे मैक्सिमम के ना इंटीग्रेशन जो है ना नेगोस के दिखाते हैं। जैसे मैं जो यूज करता हूँ अपने यहाँ पे कंपनी के अंदर, मैं जेबिक्स यूज करता हूँ। जेबिक्स यूज होते हैं, तो इनका दोनों ही ओपन सोर्स भी है, कम्युनिटी एडिशन भी है ना, नेगोस का। दोनों एंटरप्राइज भी एडिशन, डिपेंड करता है जो भी यूज कर लो। नहीं, कहने का मतलब सर हट के पूछना क्वेश्चन कि जेबिक्स भी इंटीग्रेट हो जाता है जेनकिंस के अंदर मॉनिटरिंग के लिए? हो जाता है सर। ओके सर, हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो ना एक्चुअली डेवॉप्स की प्रोफाइल तुम्हारा यहाँ से निकली है, समझ में आई बात है? यहाँ से ये देखो, जैसे तुम बताओ तुम डेवॉप्स इंजीनियर बनने वाला, तो पहले तुमने जैसे लिनक्स सीखा हो, 1 साल लिनक्स पे ऊपर ही काम किया ना, अब तुम्हें लगा कि मुझे डेवॉप्स पे जानी है, तो तुम अपनी स्किल अंदर एड ऑन करते गए ना, कि क्लाउड सीखा, फिर डॉकर सीखेगा, कुबरनेटिस एड ऑन करता चला गया, बन गया तुम डेवॉप्स इंजीनियर। अब बात समझ में लगी? डेवॉप्स में भी रोल अलग होता है, डेवॉप्स सिक्योरिटी इंजीनियर एक अलग होता है, डेवॉप्स डेवलपर अलग होता है, इसमें भी रोल तुम्हारा डिफाइंड है। ठीक है, और हम कौन से डेवऑप्स में करेंगे? तुमने SRE के नाम सुना है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर? देखो जो लिखा होता है डेवऑप्स के प्रोफाइल में। हाँ जी, लिखा होता है। वही की ट्रेनिंग करोगे आप, जिसको डेवऑप्स सिस्टम इंजीनियर बोलते हैं। इसमें सारे टूल्स आएंगे ना सर हमारे, जितने भी आपने छोटा छोटा बताया। सब। इसकी जॉब भी बहुत सारी होती है। ठीक है, बातें समझ में लगी? तो एक्चुअली तुम पूछोगे ना, ये पूरी चीज यहाँ से निकली है पूरी,
यहाँ से समझ में आई बात है सर। अब यहाँ से बातें आती है सर कि अब व्हाट इज डेवऑप्स क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है ना क्वेश्चन, है ना। यहाँ से तुम्हारा व्हाट इज डेवऑप्स, है ना। व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई नीड डेवऑप्स इंजीनियर, है ना। व्हाई नीड डेवऑप्स, है ना। ये दो क्वेश्चन है ना। तो मेरा आगे का एक सेशन है 11 o'clock से, है ना। तो मैं यहाँ पे बाइंड अप करता हूँ, फिर यहाँ से कल से टॉपिक करेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, जेंकिंस पिक्चर में कहाँ आता है, गिट कहाँ पिक्चर में आएंगे, है ना। पूरे आर्किटेक्चर फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। आपसे एक इंट्रोडक्शन रखना था, आपको समझ में आ गया कि हाँ कौन सा टूल्स की क्या हमें कवर करने हैं। इसमें जो आप टूल्स कवर करोगे ना, पहले लिनक्स करोगे, क्योंकि हमेशा पहले ओएस से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको टॉपिक तो मिल गया होगा ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता होगा, है ना। सिलेबस में पूरे बताएंगे नहीं, सिलेबस में नहीं मिला आपको। नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वो सर है ना, सर तो देंगे ना हम। कौन सा? अरे जिसपे मैसेज कर रहा हूँ, बात हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ सर एक ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। नंबर तो होगा ही सर आपके पास हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सर, ठीक है। ये वाला बैच है 10 बजे से 11 बजे तक मंडे से, ये वाला सर ग्रुप बना दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा,